अच्छा जी, हमने भुट्टो साहब को तक देख लिया था कि किस तरह जौन सा है। भुट्टो साहब जौन से हैं उन्होंने क्या किया। भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब के खिलाफ मार्शल लॉ लग गए। या एक चीज जौन सी है वो मैं बार बार बोल रहा था, तो वो मुझसे उल्ट हो गई। वो ये थी कि मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि जनरल टिक्का खान आए, और जनरल टिक्का खान के बाद जनरल गुल हसन आए, और फिर जियाउल हक साहब आए। तो इस तरह नहीं है। जो जनरल गुल हसन है, जो जनरल गुल हसन है, गुल हसन, ये 1971 से लेकर 72 तक रहे। ये कौन है? ये लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान है। ये लास्ट सी इन सी ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ आर्मी के कौन है? जनरल गुल हसन, जिनके बारे में कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने इनकी कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के इनसे इस्तीफा लिया था। तो लास्ट कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के गुल हसन है। इनके बाद फिर फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका क्या नाम था 1972 में? टिक्का खान, जनरल टिक्का खान। तो जनरल टिक्का खान पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ थे। और दूसरे फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन हुए? दूसरे आर्मी चीफ जियाउल हक साहब, जिनको आज हम देखेंगे। और उनके बाद फिर असलम बेग साहब आएंगे। और उसके बाद जो सा है हमारे पास क्या कहते हैं, जहांगीर, वो क्या कहते हैं, आसिफ नवाज आई थिंक आएंगे। फिर काकड़ साहब आएंगे। वो सारे फिर हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो अभी तक जो सा आपने याद रखना है कि जनरल गुल हसन लास्ट कमांडर इन चीफ थे। फिर 72 के अंदर ओहदा चेंज हुआ, उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा गया। जनरल टिक्का खान पाकिस्तान के पहले जो से हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और उसके बाद सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सा है भुट्टो साहब ने जियाउल हक साहब को क्या किया? जियाउल हक साहब को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाया। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं, जियाउल हक साहब ने 5 जुलाई 1977 के अंदर मुल्क के अंदर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। और मुल्क के अंदर वो क्या, फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो बन गए। और इसी दौर के अंदर हमने देखा था कि भुट्टो साहब जब वजीर आजम बने, जब भुट्टो साहब क्या है वजीर आजम बने, तो उस वक्त क्या था? तो पहले वो सदर थे। पहले वो क्या थे? पाकिस्तान के सदर थे। जब वो पाकिस्तान के सदर थे तो यहाँ एक चीज याद रख लो, एक छोटी सी चीज है। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के सदर थे तो उस वक्त एक बंदा प्रेसिडेंट बना, वाइस प्रेसिडेंट बना। और वो एक दफा ही, अभी तक एक ही है और ओनली वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, जो कि भुट्टो साहब के अंडर एक वाइस प्रेसिडेंट बना था। उसका नाम था नूरुल अमीन। उसका क्या नाम था? नूरुल अमीन। ये पाकिस्तान का पहला और आखिरी वाइस प्रेसिडेंट है जो कि भुट्टो साहब के दौर के अंदर 1971 या 1972 का जो दौर था उसके अंदर ये नूरुल अमीन साहब, जो कि पाकिस्तान का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका प्राइम मिनिस्टर का भी, तो ये पाकिस्तान के पहले और आखिरी एंड ओनली जोन से हैं ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, नूरुल अमीन साहब। तो इसी दौर के अंदर जब हमारे पास क्या कहते हैं 1973 का आइन आ गया, तो 1973 के आइन के बाद बाई कैमरल सिस्टम भी आ गया हमारे पास क्या आ गया? बाई कैमरल सिस्टम भी आ गया। और फिर हमने क्या देखा कि फिर हमने ये देखा कि जो भुट्टो साहब थे वो वजीर आजम बन गए, और फजल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बन गए। जब सदर पाकिस्तान बने तो उसके बाद अब क्या है, हमारे पास सेनेट जो सा है वो एक अलहदा वर्क करेगा। सेनेट जो सा है वो अलहदा वर्क करेगा। और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनको हम देख चुके हैं। सेनेट के चेयरमैन को हम देख चुके हैं। जैसे पहले कौन थे? हबीबुल्ला खान। तो इसी तरह यहाँ वैसे इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख लो कि जब 1973 का आइन आ गया था, एक सेकंड जरा, जब 1900 क्या है, जब 1973 का जब 1973 का आइन आ गया था, तो उसके बाद नेशनल असेंबली का पहला जो स्पीकर बना, नेशनल असेंबली का जो पहला स्पीकर बना, उसका क्या नाम था? उसका नाम था फारूक अली। उसका क्या नाम था? फारूक अली। ये भुट्टो साहब के दौर के अंदर ये कौन था? स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ये स्पीकर था, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। चेयरमैन सेनेट कौन था? हबीबुल्ला खान। जब 1973 का आइन आया, और 1973 के आइन के आने के बाद फारूक अली जो से हैं वो नेशनल असेंबली के स्पीकर बने। ये 1973 अगस्त के अंदर इन्होंने हल्फ उठाया था, और 1977 तक, 4 साल तक जो से हैं, जब तक फिर मार्शल लॉ नहीं लग गया, ये मुल्क के क्या रहे? ये मुल्क के स्पीकर रहे 1973 भुट्टो के टेन्योर के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, फारूक अली का नाम भी। अच्छा जी, जियाउल हक साहब आ गए हमारे पास। हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास जियाउल हक साहब आ गए। तो जियाउल हक साहब ने आते ही क्या किया? तो जियाउल हक साहब पहले तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। और उसके बाद जो सा है सितंबर 1978 के अंदर, सितंबर 1978 के अंदर जिया जोन से हैं, जियाउल हक जोन सा है वो क्या बन गया? वो बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पहले कौन थे? जब मार्शल लॉ लगा, ये याद रखिएगा, जब मार्शल लॉ लगा तब फजल इलाही चौधरी साहब जो है, तब फजल इलाही चौधरी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। 77 के अंदर भी वो रहे, और कब तक रहे? सितंबर 1978 तक।
जिया साहब के आने के बाद भी वो मुल्क के प्रेसिडेंट ही रहे, लेकिन सितंबर के अंदर जिया साहब ने उसे कहा कि भाई अब आप छुट्टी करें और घर जाएं और मुझे जोन सा है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने दें। तो 1978 के अंदर भुट्टो जिया साहब जोन से उन्होंने क्या किया, वो मुल्क के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने थे और साथ वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए, पाकिस्तान के वो क्या कर गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। उसके बाद जिया साहब आए, तो जब भी एक डिक्टेटर आता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, क्योंकि पार्लियामेंट तो खत्म हो चुकी थी, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी थी, आइन खत्म हो चुका था, तो सबसे पहले वो आके क्या करता है, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाता है। तो जनवरी 1979 के अंदर, जनवरी 1979 के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए जिसको पीपल्स पार्टी ने विन कर लिया। लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं 1979 के अंदर। तो 1979 के अंदर लोकल बॉडीज के भुट्टो साहब ने, सॉरी जिया साहब ने इलेक्शन करवाए। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद भुट्टो साहब जो है उनको पकड़ा गया, उनके ऊपर क्या कहते हैं, महमूद कसूरी केस चलाया गया, महमूद कसूरी केस, उनके ऊपर क्या किया गया, महमूद कसूरी केस। भुट्टो साहब को किस केस में फांसी हुई थी, महमूद कसूरी केस में, जिसने 1973 की जो 25 मेंबर कमेटी थी उसका ये सरबराह था। और इसका बेटा खुर्शीद महमूद कसूरी, हम आगे देखेंगे, वो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान का वजीर खारजा रहेगा। खुर्शीद महमूद कसूरी वो इसी महमूद कसूरी का क्या था, बेटा था। तो भुट्टो साहब का क्या था, भुट्टो साहब ने एक तंजीम बनाई थी, एक आर्मी तो नहीं कह सकते, एक पुलिस उनकी फोर्स थी, जैसे अभी खान साहब ने टाइगर फोर्स बनाई थी ना, तो इसी तरह भुट्टो साहब ने एक FSF बनाई थी, FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। इसका क्या नाम था, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। ये किसने बनाई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी FSF। तो FSF जो सा है, इनके ऊपर इल्जाम था कि इसने जो सा है महमूद कसूरी साहब को कत्ल किया है। और FSF का जो सरबराह था उसने भुट्टो साहब के खिलाफ बयान दिया, और जिसके बाद जो सा भुट्टो साहब का मुकदमा चला, और आखिरकार 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया गया, भुट्टो हैंग। उनको कहाँ कर दिया गया, हैंग कर दिया गया, पिंडी के अंदर जो लखपत जेल है वहां उनको फांसी पर चढ़ा, उनको क्या कर दिया गया, उनको फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया 4 अप्रैल 1979 को। और जोन सा आपको पता है कि भुट्टो साहब जोन से दफन कहाँ है, लाड़काना के अंदर, जहां बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सारे जो भुट्टो हैं वो लाड़काना के अंदर दफन है। तो 4 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। अप्रैल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री के अंदर। आप देखेंगे 1973 जो सी की कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 10 अप्रैल को असेंबली में हुई। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं 18वीं तरमीम, वो भी अप्रैल के अंदर पास होती है। भुट्टो साहब जो हैं उनको भी अप्रैल में फांसी दी जाती है। तो अप्रैल जो है उसकी काफी ज्यादा हिस्ट्री है हमारी, इसके अंदर हमारी वो काफी इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री के अंदर। तो भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को क्या कर दिया, हैंग कर दिया गया महमूद कसूरी केस के अंदर। और उसके बाद जो है फिर जियाउल हक साहब ने अपनी इस्लामाइजेशन का आगाज किया। इस्लामाइजेशन का पीरियड पूछा जाता है कि इस्लामाइजेशन सबसे ज्यादा किसके दौर में हुई, तो वो जियाउल हक साहब के दौर में हुई, कि उन्होंने इस्लाम को जो है मुल्क के अंदर नाफिज करने की कोशिश की। और सबसे पहली जो उनकी कोशिश थी वो 1979 के अंदर वो 2-3 ऑर्डिनेंस लेकर आए। 1979 के अंदर जो सा है वो ऑर्डिनेंस लेके आए जिसका नाम है हुदूद ऑर्डिनेंस। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हुदूद ऑर्डिनेंस। हुदूद ऑर्डिनेंस, हुदूद ऑर्डिनेंस एक लेके आए। अब हुदूद क्या होती है, हुदूद पिंडी की जो जेल थी, कोट लखपत जेल, उसके अंदर भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, कोट लखपत जेल के अंदर, पिंडी की जेल के अंदर। और महमूद कसूरी का मैं पहले बता चुका हूं कि महमूद कसूरी जो से हैं वो पॉलिटिशियन थे। भुट्टो साहब के दौर के अंदर इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनी थी उसके सरबराह थे महमूद कसूरी। तो उसको जो सा कत्ल किया गया था और उसके केस के अंदर इनको फांसी लगी थी। तो हदूद ऑर्डिनेंस आया। हदूद क्या होती है, हदूद होती है हद। अल्लाह ताला ने जो कुरान में सजाएं बयान की गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कि अगर चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, अगर जिना करोगे तो आपको कोड़े लगेंगे, उसके बाद अगर झूठ किसी के ऊपर बहुतान बांधोगे तो उसके बाद जो सा है आपको क्या कहते हैं कोड़े लगेंगे, और अगर जिना करोगे तो आपको संसार किया जाएगा आपको। तो ये सारी सजाएं जो सी हैं ये हदूद ऑर्डिनेंस में बयान हुई। और हदूद ऑर्डिनेंस में कौन कौन सी सजाएं थी, एम्प्यूटेशन की सजा थी। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन का क्या मतलब, हाथ काटना, ठीक हो गया। एम्प्यूटेशन की सजा जो सी है वो क्या है, वो हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर थी। उसके बाद स्टोनिंग की थी, स्टोनिंग की थी, ठीक है, स्टोनिंग की थी कि अगर आप जिना करते हो तो आपको क्या किया है, संसार किया जाएगा, स्टोनिंग टू डेथ, ठीक है। अगर आप जिना करते हो तो स्टोनिंग टू डेथ, आपको संसार किया जाएगा। और अगर आप जो सा है फिर फ्लॉगिंग, जो आपको कोड़े मारे जाते हैं, उसकी सजा भी इसके अंदर शामिल थी। तो ये जो से हैं ये हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर ये सजा थी जो कि जिया साहब ने जारी की। और उसके बाद जो सा है इसमें 1979 के अंदर क्या हो गया, आपका हदूद ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया।
हदूद ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। जब हदूद ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इन पे इंप्लीमेंट कैसे करवाना था। तो 20 जून 1980 को 20 जून 1980 को फिजिया साहब ने क्या किया, फेडरल शरीयत कोड की बुनियाद रख दी। किसकी बुनियाद रख दी? फेडरल शरीयत कोड की। फेडरल शरीयत कोड की बुनियाद पूछा जाता है किसने रखी, तो जियाउल हक साहब ने रखी थी। अभी भी ये चल रही है। इस्लामाबाद में इसका जज होता है चीफ जस्टिस का, अभी करंट जोन सा उसका नाम है क्या कहते हैं, नूर मेस्कान जई। मैं ऊपर लिखवा दूंगा, नूर मेस्कान जई जोन से इसके चीफ जस्टिस हैं अभी इनकम्बेंट। और ये किसने बनाई थी फेडरल शरीयत कोर्ट? ये 1980 के अंदर जियाउल हक साहब ने बनाई थी। और अभी आई थिंक 26 अप्रैल को या 27 अप्रैल को सूद के ऊपर एक बड़ा फैसला आने वाला है। लेट्स सी उसके ऊपर फेडरल शरीयत कोर्ट क्या फैसला देती है। तो अभी भी ये काम कर रही है। और नूर मेस्कानजई जोन से हैं, नूर मेस्कानजई ये इसके चीफ जस्टिस हैं। ये कौन है? फेडरल शरीयत कोर्ट के अभी करंट जोन से हैं, ये इसके चीफ जस्टिस हैं और इस्लामाबाद के अंदर ये बैठते हैं। और अभी इनका इसी महीने के अंदर जोन सा है सूद के ऊपर एक फैसला आना है कि पाकिस्तान में सूद का फ्यूचर क्या होगा। तो उसके ऊपर देखते हैं इनका क्या फैसला आता है। और उसके बाद 1980 के अंदर ही एक और ऑर्डिनेंस जारी किया गया। 1980 के अंदर ही ज़कात का और उशर का एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट है सिर्फ, क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है, तो सिर्फ क्या जारी हो रहे हैं, आर्टिकल 89 तो अभी हमें पता है। तो आर्टिकल 89 के थ्रू क्या है, ऑर्डिनेंस ही जारी हो रहे हैं। क्या जारी हो रहे हैं? ऑर्डिनेंस ही जारी हो रहे हैं। अच्छा जी, ऑर्डिनेंस जारी हो गया ज़कात और उशर का। और ज़कात और उशर आपको पता है ज़कात क्या होती है? ज़कात 2.5% होती है आपकी। ज़कात का क्या है? 2.5% पैसों के ऊपर ही होती है आपकी। हर साल बाद अगर आपके वो पैसे पड़े हैं, और इसके फिर डिफरेंट निसाब होते हैं। जैसे सोना है, गोल्ड है, तो गोल्ड के ऊपर कितना होगा? अगर आपके पास 7.5 तोले सोना होगा तो तब आपका क्या है, उसके ऊपर ज़कात आप 2.5% दोगे। फिर सिल्वर का है, सिल्वर का निसाब है, वो है 52 तोले जिसे कहते हैं 52.5। ठीक हो गया। इसी तरह जो सा अगर आपके पास 40 बकरियां हैं, 40 आपके पास क्या है, वो क्या कहते हैं, ऊंट नहीं, ऊंट का भी चलो बताऊंगा, 40 भैंसे हैं, तो उनके ऊपर जो सा है आपकी ज़कात इस तरह से होती है। अब इसमें ना, ये तो आपने सिंपल याद रख लें, एक होता है आपका कैटल्स, जो आप घर में अपने कैटल्स रखते हो ना, उनके ऊपर एक चीज तो याद रख लो। ठीक हो गया। एक चीज तो याद रख लो, हमने इस्लामियत में भी पढ़ा था कि जो घोड़े हैं, घोड़ों के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में घोड़ों के ऊपर ज़कात लगाई गई थी और फिर हज़रत अली के दौर में खत्म हो गई थी। तो उसके ऊपर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन शरीयत के अंदर जो बाकी जानवर हैं, जो क्या कहते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उस ऑर्डिनेंस के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं थी इस वजह से। और वैसे भी जो भी ऑर्डर मार्शल लॉ के दौर में जारी होता था, मैंने बताया है कि अभी बाद में जब हम देखेंगे 8वीं तरमीम, अभी तो 8वीं तरमीम जब आएगी तो जो जो ऑर्डर होता है वो फिर ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है। वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाता है। उस आईनी तरमीम में ये बताया जाता है कि जो मार्शल लॉ लगा है उसके जो जो इकदाम है वो आईनी है, उसने जो ऑर्डर पास किया है वो आईनी है, तो उसको कोई भी अदालत भी टच नहीं कर सकती। अच्छा, जो मवेशी होते हैं, मवेशियों के बारे में इस्लाम में हुक्म ये है कि अगर आपके जो मवेशी हैं, खास तौर पे इसमें ऊंट आते हैं, जो आपके कैमल्स आते हैं, तो कैमल्स में ये है कि अगर आपका कैमल वर्किंग कैमल है, कि आपका जो ऊंट है उसके ऊपर आप काम करते हो, उसका माल बर्दारी का काम लेते हो, तो उसके ऊपर कोई भी ज़कात नहीं, उसके ऊपर कोई भी आप ज़कात नहीं दोगे। लेकिन दूसरी चीज इसमें यह है, दूसरी चीज जो इसमें है वो ये है कि अगर, और वो जो जिस जगह से खाना खाता है, चरता है, जिस जगह से वो खाना चरता है, अगर वो खुला जमीन है, मैदान है, जिसपे ऑटोमेटिकली जोन सा है, क्या कहते हैं, मतलब वो जमीन से घास वगैरह खाता है, और वो खुली अल्लाह की जमीन है, वहां से जाते हैं जानवर खा आते हैं, वो आपका क्या जो ऊंट है वो भी खाता है, तो फिर उसके ऊपर जोन सा है आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद उसके लिए जोन सा चारा वगैरह बनाते हो, आपने खुद अपना चारा वो रखा हुआ है और उसको खिलाते हो, उसके ऊपर फिर जोन सा आप लोग, आपकी जो सा ऊंट है उसकी ज़कात जोन सी है माफ है। ये डिफरेंट जोन सी कैटेगरीज हैं कुरान के अंदर, के हदीस के अंदर के किस तरह से जोन सी हैं आपने ऊंट के ऊपर ज़कात देनी है। और अगर आपके पास मिनिमम 4 ऊंट हैं तो फिर नो ज़कात। 4 ऊंट के हैं आपके पास तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपसे 5 होते हैं ऊंट और 9 तक तादाद जाती है, तो फिर आपको एक जो भेड़ होती है, 1 शीप,
वो ज़कात के तौर पर देनी पड़ती है। अगर फिर 10 से ऊपर जाते हैं, ऐसे जैसे 5-5 बढ़ते जाते हैं, 4-4, तो आपकी एक एक जो भेड़ है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब जो सी अगर आपकी 10 से 14 तक आपके पास ऊंट होंगे तो आपको 2 भेड़ें जो सी ज़कात में देनी पड़ेंगी। इस तरह ये बढ़ती जाती हैं। ये ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि जानवरों के ऊपर ज़कात का क्या सिस्टम होता है। तो और दूसरा उशर है। उशर आपका जो सा एग्रीकल्चर जो लैंड होती है, उशर, उशर क्या है, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके ऊपर जो अल्लाह ताला को आप देते हो, उसको उशर कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आपकी इरिगेटेड लैंड है, इरिगेटेड लैंड, इरिगेटेड लैंड क्या होती है जी, इरिगेटेड लैंड हम देख चुके हैं कि जिसके ऊपर नहरी पानी जिसको लगता है, तो इरिगेटेड लैंड का 1/10 हिस्सा जो सा आप उशर के तौर पे दोगे। और अगर एरिड लैंड होगी आपकी, जहां ट्यूबवेल वगैरह का पानी है, तो उसके ऊपर जो सा है आप 1/20 हिस्सा जो सा है वो आप क्या करोगे, वो आप उशर के अंदर दोगे। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है, इरिगेटेड लैंड अगर 1/10 हिस्सा होगा, इरिगेटेड लैंड होगी तो आप उसका 1/10 हिस्सा जो सा है वो दोगे। और उसके बाद जो सा है अगर आप क्या है, उसके बाद जो सा है अगर आपके पास एरिड लैंड है तो आप क्या करोगे, आप 1/20 हिस्सा जो सा है उसका वो उशर के तौर पर दोगे। 2.5% है, मैंने नसाब बताया तो है। उसके बाद जियाद साहब ने 1981 के अंदर एक और ऑर्डिनेंस जारी किया, 1981 के अंदर, जो कि आज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं एहतराम, उसे कहते हैं एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस। एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस जो सा है वो किसने जारी किया था, वो भी जियाद साहब ने जारी किया था कि रमजान के एहतराम के अंदर दुकानें बंद, कोई किसी के सामने खा पी नहीं सकता, ये सारी चीजें जो सी हैं। और नमाज के बारे में भी उन्होंने कहा था कि नमाज के बारे में भी प्रॉपर एहतमाम किया जाए। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये जियाउल हक साहब के दौर के अंदर हुई थी। तमाम रमजान ऑर्डिनेंस किसने जारी किया था, जियाउल हक साहब ने जारी किया था। और फिर जियाउल हक साहब के दौर के अंदर ही क्या था, जियाउल हक साहब के दौर के अंदर ही आपके पास क्या है, इन्होंने जो हमारी पार्लियामेंट है 1981 के अंदर ही, नवंबर 1981 के अंदर ही उसका नाम बदल के क्या कर दिया था, पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा रख दिया था। उसका नाम क्या रख दिया था, मजलिस शूरा। पार्लियामेंट का नाम क्या रख दिया था, उसको बदल के उसका नाम रख दिया था, अब से हमारी जो पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ करेगी उसका क्या नाम रखेंगे, उसका नाम रखेंगे हम मजलिस शूरा। तो ये सारे मामला जो से हैं, क्या कहते हैं, जो जियाउल हक साहब जो से चला रहे थे। और 1981 के अंदर वो एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आए थे। 1981 के अंदर जियाउल हक साहब जो से हैं वो एक इंटर्म कायम मुकाम कॉन्स्टिट्यूशन भी ले आए थे कि इसके तहत जो सा है मुल्क चलेगा। बाकी जो डिक्टेटर्स थे वो LFO ले आते थे, तो ये एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन ले आए 1981 के अंदर कि जो हमारा मुल्क है वो इसके तहत जो सा है चलेगा। दिसंबर के अंदर 1981 के अंदर एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी जियाउल हक साहब ले आए। अब ये जियाउल हक साहब जो हैं ये सारी चीजें कर रहे थे, तो इसका ये मकसद नहीं था कि उनके अगेंस्ट कोई मूवमेंट पॉलिटिकल नहीं चल रही थी। तो उनके अगेंस्ट जो सी है, जियाउल हक साहब के अगेंस्ट एक मूवमेंट चल रही थी जिसका नाम था, जो कि पूछा भी जाता है, उसका नाम था MRD मूवमेंट। मूवमेंट फॉर मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बहाली की तहरीक MRD किसके अगेंस्ट चली, खिलाफ चली थी, जियाउल हक साहब के खिलाफ चली थी। 1981 के अंदर जो सा है ये आप क्या कहते हैं, फुल जोश के अंदर ये मूवमेंट चली थी। और इसकी क्यादत कौन कर रही थी, बीबी शहीद, जो क्या कहते हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा जो सी हैं, बीबी बीबी जो सी हैं MRD की क्यादत कर रही थी। और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, और उन्होंने क्या किए, बड़े बड़े जलसे किए और जो सा है जियाउल हक के खिलाफ जो सी एक मूवमेंट चलाई। तो सिर्फ ये पूछा जाता है कि MRD की तहरीक किसके खिलाफ चली थी, तो ये 1980s में स्टार्ट हुई थी। और ये जियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक जो सी है ये जोर शोर से चली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये जियाउल हक साहब पहले वो थे जिन्होंने 1984 के अंदर अपनी हुकूमत के लिए एक रेफरेंडम करवाया। एक क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया। अब रेफरेंडम उन्होंने करवाया, इस रेफरेंडम में उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो से हैं इस मुल्क के अंदर हकीकी इस्लामी निज़ाम अगर चाहते हैं कि नहीं चाहते। लोगों ने कहा हाँ जी हम चाहते हैं। तो जियाउल हक साहब ने कहा जी भाईजान, ये लोगों ने इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। इन्होंने कहा हाँ, तो इसका मतलब ये मुझे ही सदर देखना चाहते हैं। तो इस तरह का रेफरेंडम के अंदर सवाल था जिसमें ज्यादातर लोगों ने क्या वोट दिया, हाँ 97.5% लोगों ने कहा जी हम मुल्क के अंदर जो सा इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। और जिसको जियाउल हक साहब ने कहा कि ये मुझे चाहते हैं।
तो जिसके बाद 97.5% लोगों ने जब ये वोट दिया रेफरेंडम के हक में, तो फिर क्या हुआ, जियाउल हक साहब जो से उन्होंने कहा मैं तो अब जो साहब लोगों ने भी मेरे पे एतमाद कर दिया है, अब तो मैं पक्का पक्का जब तक मैं जिंदा हूं मैं इस मुल्क का सदर ही रहूंगा। तो जब रेफरेंडम हो गया तो फिर उनको किसी ने, अकल वाले बंदे ने मशवरा दिया कि सर आप ऐसे करें कि आप एक लूला लंगड़ा सा इलेक्शन करवा लें, ताकि आपको जोन सा है वो लेजिटिमेसी भी मिल जाए और लोगों को भी ये हो कि हमारे पास जोन सी एक हुकूमत है। तो फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास 1985 के अंदर जोन सा है वो इलेक्शंस होते हैं। 1985 के अंदर इलेक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पार्टी सिस्टम। नॉन पार्टी सिस्टम ये इलेक्शन होते हैं कि इसमें कोई भी बंदा अपनी पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़ता, कोई भी बंदा पीपल्स पार्टी का नहीं होता, कोई भी नून लीग का नहीं होता, नून लीग तो उस वक्त थी भी नहीं, कोई भी बंदा जो सा है किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है वो क्या करता है, एमक्यूएम, जैसे एमक्यूएम है, एमक्यूएम भी यहाँ लिख लो छोटा सा कि एमक्यूएम जो सी है मुतहदा कौमी मूवमेंट, उस वक्त इसका क्या नाम था, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, ये भी 1984 के अंदर फाउंड हुई थी, ये भी उसी जमाने में बनी थी। उस वक्त जब ये बनी थी इसका क्या नाम था, इसका नाम था मुहाजिर कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो इसके क्या हैं, वो इसके बानी हैं। तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी और बाद में इसका नाम चेंज करके 1990s के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कर दिया गया। तो जितनी जमातें थी, एमक्यूएम हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, तहरीक इस्तकलाल है, डिफरेंट पार्टीज, मौलाना फजल रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम थी, तो ये सारी पार्टीज के अपने निशानों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो ये नॉन पार्टी सिस्टम के ऊपर ये इलेक्शन हुए थे पहली दफा, पहले और आखिरी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे, इसमें जो है नॉन पार्टी सिस्टम बेस पे ये क्या हुए थे, ये इलेक्शन हुए थे। तो जब ये इलेक्शन हुए तो सिंध का एक प्राइम मिनिस्टर बना, उसका ताल्लुक कहां से था, उसका ताल्लुक था सिंध से, जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, पाकिस्तान का 10वां प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो, उसका क्या नाम था, मोहम्मद खान जुनेजो। तो ये अभी रिसेंटली भी सवाल पूछा गया था कि मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक किस सूबे से था, तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पूछा जाता है कि मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक किस सूबे से था, तो सिंध से इनका ताल्लुक था और ये पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब ये पाकिस्तान के 10वें प्राइम मिनिस्टर बने और इन्हीं के दौर के अंदर फिर क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, इन्हीं के दौर के अंदर जो सा डिफरेंट फिर वाकयात हुए, वो क्या क्या वाकयात हुए वो हम अभी देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पार्लियामेंट दोबारा बन गई, नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, इसी दौर के अंदर फिर क्या होगा, इसी दौर के अंदर हम देखेंगे 8वीं तरमीम, बल्कि देख ही चुके हैं 8वीं तरमीम जो सा है, 8वीं तरमीम इन्हीं के दौर के अंदर फिर पास हुई, जिसमें 58(2) भी ऐड किया गया, ठीक है। और 8वीं तरमीम के अंदर ही ये जो आपके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 62-63 के आपको क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको सादिक व अमीन वगैरह होना चाहिए, ये सारे आर्टिकल जो से हैं ये भी 8वीं तरमीम के अंदर ही ऐड हुए थे जियाउल हक साहब के दौर के अंदर। तो ये सारी चीजें जो सी हैं जियाउल हक साहब के दौर के अंदर ही क्या थी, चल रही थी, ये सारी चीजें ही क्या थी, जियाउल हक साहब के दौर के अंदर चल रही थी। और जुनेजो साहब जो से हैं, जुनेजो साहब जो से हैं वो क्या थे, वो उस वक्त जुनेजो साहब जो से हैं वो इस वक्त क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। अभी शायद मैंने ये बताया है कि नॉन पार्टी सिस्टम के बेस पे इलेक्शन हुए थे। नॉन पार्टी सिस्टम के ऊपर क्या थे, ये इलेक्शन हुए थे। अच्छा जी, जुनेजो साहब जो से हैं, जुनेजो साहब ये आपके बन गए, इनके दौर के अंदर फिर क्या हुआ, फिर आखिरकार फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास ये होता है कि यहाँ 2-3 वाकयात होंगे ये जियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जो कि हमने क्या कहते हैं याद रखने हैं, फिर हम जुनेजो साहब की हुकूमत को फिर बरतरफ करते हैं। वो 2-3 जो वाकयात थे वो क्या थे, एक तो हमारे पास 1984 के अंदर सियाचिन का वाकया होता है, सियाचिन या वॉर कह लें, ठीक है, इंडिया जो है सियाचिन के ऊपर कब्जा कर लेता है, सियाचिन के ऊपर। तो ये सियाचिन की जो छोटी सी जंग होती है ये कब होती है, ये 1984 के अंदर, ये भी जियाउल हक साहब के दौर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद 1986 से 87 के अंदर एक ब्रास टैक जोन से ऑपरेशन होता है, या उसे एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं ब्रास टैक्स एक्सरसाइजेज भी कहते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन भी कहते हैं। ये 86 के अंदर शुरू हुआ, 1986 से लेकर 87 तक। ये राजस्थान का इलाका था, इंडिया का जो राजस्थानी इलाका है उसके अंदर जो सा इंडियन मिलिट्री ने बहुत बड़े तो एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज करना शुरू कर दी, जिसको बाद में पाकिस्तान ने बरास्टिक एक्सरसाइजेज नहीं, बरास्टिक ऑपरेशन का नाम दिया कि इंडिया जो सा है कोई बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पे हमला करने की सोच रहा है। और क्योंकि उससे पहले 1984 में सियाचिन जो सा है, जो पाकिस्तान का जो सा एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, दुनिया का दूसरे नंबर पर है, तो उसके ऊपर इंडिया का जो सा है वो कब्जा कर चुका था, पाकिस्तान की जंग हो चुकी थी, झड़पें हो रही थी। तो उसके साथ ही अगर ये ब्रास्टिक जो सी एक्सरसाइजेज शुरू हुई तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा खतरा महसूस हुआ, और इसके बारे में सवाल भी जो सा है वो क्या पूछा जाता है ब्रास्टिक के बारे में।
फिर क्या हुआ इसी दौरान जो सा है, एक चीज यहाँ इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि 1979 के अंदर क्या हुआ था। 1979 के अंदर हम पहले ये क्या कहते हैं यूएस हिस्ट्री में भी ये देख चुके हैं कि 1979 के अंदर जो रशिया था, जो उस सोवियत यूनियन था, उसने क्या किया था, उसने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। उसने क्या किया था, उसने उस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था तो पाकिस्तान ने जो सा है अमेरिका का उसमें साथ दिया, और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना, और पाकिस्तान ने वहां एक जंग लड़ी। पाकिस्तान ने वहां क्या की, जंग लड़ी। जब वो जंग लड़ी तो ये सारा जियाउल हक साहब का दौर उसी जंग के दौरान जो सा है पाकिस्तान उसी जंग में जियाउल हक साहब जो से अमेरिका के साथी रहे। तो जो अमेरिका की तरफ से एक असला आता था वो पाकिस्तान में एक डिपू था जो कि रावलपिंडी के अंदर था, उसे कहा जाता था ओजड़ी कैंप। उसे क्या कहा जाता था, ओजड़ी कैंप। ये ओजड़ी कैंप जो सा है ये रावलपिंडी के अंदर था। तो ओजड़ी कैंप इंसिडेंट हुआ, ओजड़ी कैंप इंसिडेंट हुआ। और ये कब हुआ इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि एक तो किसके दौर में हुआ, जिया साहब के दौर में हुआ। और ये अप्रैल, ये फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल 1988 के अंदर ओजरी कैंप का इंसिडेंट हुआ। अब इसमें क्या था कि जितना असला आता था, जितने मिसाइल, जितनी बंदूकें, जितना गोला बारूद वो यहाँ इकट्ठा किया जाता था। तो अमेरिका को पता चले, कहीं 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 से ये खबर आई कि पाकिस्तान जो था ये असला आगे नहीं भेजता और अपने पास पाकिस्तान ये असला रख लेता है। तो सुनने कहानियों में ये आता है, किताबों में ये लिखा जाता है कि इंस्पेक्शन के लिए टीम ने आना था अमेरिका की, और उससे पहले ओजड़ी इंसिडेंट हो गया, इसके अंदर आग लग गई। और फिर तारीख ने क्या कहते हैं, जो वहां के लोग थे उन्होंने देखा कि एक दिन सारा कभी वहां मिसाइल गिर रहा है पूरे पिंडी के अंदर, कभी वहां धमाका हो रहा है, कभी वहां बम बारूद जाके गिर रहा है, कभी वहां रॉकेट फिर रहे हैं। तो हवाओं के अंदर कभी रॉकेट थे और गोला बारूद था। तो ये ओजड़ी कंप इंसिडेंट था जिसके अंदर धमाके हुए, और जो सा जितना वहां डिपू के अंदर असला पड़ा था वो सारा जो सा है वो खत्म हो गया। ठीक हो गया। तो ओजडी कंप इंसिडेंट हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1988 के अंदर ही, 1988 के अंदर ही, इससे पहले या इसी के अंदर एक जनेवा अकॉर्ड्स हुए थे। एक क्या हुए थे, जनेवा अकॉर्ड्स हुए थे। अब ये जनेवा अकॉर्ड्स किसके हवाले से थे, जनेवा अकॉर्ड्स जो से थे ये अफगानिस्तान के हवाले से थे। ये क्या थे, अफगानिस्तान के हवाले से थे। तो अफगानिस्तान के हवाले से थे, तो इसके ऊपर जो सा है जियाउल हक साहब का मौकफ ये था कि पाकिस्तान को जनेवा अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उन्होंने जनेवा अकॉर्ड्स के ऊपर साइन किए। और पाकिस्तान ने जो सा है, पाकिस्तान भी जनेवा अकॉर्ड्स में इसका हिस्सा बन गया कि जो रूस है उसको वहां से निकलने की इजाजत दी जाए। और जो सा है पाकिस्तान ने भी क्या किए, जनेवा अकॉर्ड्स के ऊपर साइन कर दिए, जिसकी वजह से मोहम्मद खान जुनेजो साहब के ऊपर जिया साहब काफी नाराज हुए। और दूसरा एक ओजड़ी कैंप का भी इंसिडेंट हो चुका था, जनेवा अकॉर्ड के ऊपर मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने सिग्नेचर कर दिए थे, जिसकी वजह से जिया साहब को कोई वो पसंद नहीं आए। तो फिर क्या हुआ, जिया साहब ने उनकी हुकूमत मई 29 1988 को मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट है, मोहम्मद खान जुनेजो गवर्नमेंट, उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, उसको डिसमिस्ड कर दिया। उसी के ऊपर 58(2)B को यूज करके उसकी हुकूमत को खत्म कर दिया। मोहम्मद खान जुनेजो जो सी है, मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। ये 2-3 वाकयात की बुनियाद बनाकर मोहम्मद खान जुनेजो जो है उनकी हुकूमत को डिसमिस कर दिया 1988 के अंदर। अब मोहम्मद खान जुनेजो साहब की जो गवर्नमेंट है जब वो खत्म हुई, तो उसके बाद जो सा है क्या हुआ, उसके बाद जो आपने एक चीज याद रखनी है, फिर जियाउल हक साहब जो से हैं वो आ रहे थे बहावलपुर वाली साइड पे। जियाउल हक साहब जो से हैं वो यूएस के एम्बेसडर थे, उनका नाम था आर्नल्ड राफेल। उनका क्या नाम था, आर्नल्ड आर्नल्ड राफेल। ये कौन थे, ये यूएस के एम्बेसडर थे, जो कि जियाउल हक के साहब उस वक्त त्यारे में सफर कर रहे थे, जब वो त्यारा बहावलपुर वाली साइड पे यहाँ मशकें देखकर वापस जा रहा था। तो आर्नल्ड राफेल साहब कौन थे, ये वो एम्बेसडर थे जो कि जियाउल हक साहब के साथ थे उस वक्त। और क्या हुआ, और 17 अगस्त 1988 को उनका जो त्यारा था उसके अंदर धमाका हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, वो इस दुनिया से, जियाउल हक साहब जो से इस दुनिया से चले गए। और 17 अगस्त 1988 को वो जो से हैं इस दुनिया से चले गए। और पाकिस्तान का जो सदर था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, वो दोनों ओहदे जो से हैं वो खत्म हो गए। तो 1988 में, और ये साथ याद रखना है कि अम्बेसडर का नाम पूछा जाता है कि जो जियाउल हक साहब के साथ जिनकी डेथ हुई थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था आर्नल्ड राफेल। ये अमेरिका के उस वक्त अम्बेसडर थे टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अम्बेसडर थे। उसके बाद जो सा जिया साहब की डेथ हो गई। और अगर कोई पूछ ले कि उनको कहाँ दफनाया गया है, तो ये काफी सारे लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद में जो फैसल मस्जिद है, जो इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है, वहां जो से जियाउल हक साहब दफन है। जियाउल हक साहब कहाँ दफन है, इस्लामाबाद की जो फैसल मस्जिद है वहां जो से आपके जियाउल हक साहब क्या है वो दफन है।
उसके बाद जोन सा है यहाँ साथ एक ये भी कहा जाता है कि जियाउल हक साहब जोन से हैं उनकी साजिश की गई थी और उनकी जो जहाज था उसके अंदर आमों की पेटियां रखी गई थी, उनके जहाज के अंदर आमों की पेटियां रखी गई थी और उसके अंदर बम थे जिसकी वजह से वो फटे और जियाउल हक साहब जोन से उनकी डेथ हो गई। और इसी के ऊपर एक नॉवल लिखा गया है जिसके बारे में पीपीएससी में पूछा जाता है, वो है एक्सप्लोडिंग मैंगोज। उसका क्या नाम है? एक्सप्लोडिंग मैंगोज। ये एक नॉवल है मैंगोज। ये किसने लिखा है? मोहम्मद हनीफ साहब ने ये लिखा है। मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा है। उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी लिखा अवेलेबल है, लेकिन आपने साथ इसको ये लिख लें तो ये जियाउल हक साहब के उसके ऊपर एक नॉवल लिखा गया है एक्सप्लोडिंग मैंगोज का। अच्छा, उसके बाद जब जिया साहब चले गए, अब जिया साहब यहाँ से चले गए तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे, उनका नाम था गुलाम इसहाक खान। हमारे पास एक चेयरमैन सेनेट थे उस टाइम पे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गुलाम इसहाक खान। तो गुलाम इसहाक खान जो से हैं उनको 1988 के अंदर, जिया साहब के जाने के बाद 1988 के अंदर उनको क्या बना दिया गया? उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन बन गए? गुलाम इसहाक खान। जिया साहब आर्मी चीफ भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, तो जब उनकी डेथ हुई तो प्रेसिडेंट कौन बने? इस गुलाम इसहाक खान। और आर्मी चीफ कौन बने 1988 के अंदर? उनका क्या नाम था? उनका नाम था जनरल असलम बेग। जनरल असलम बेग, ठीक है, जनरल असलम बेग। ये अभी भी जिंदा हैं और आजकल इनका अभी दोबारा न्यूज में भी थे, इनके हवाले से एक ऑडियो के बारे में कहा जा रहा था कि इनकी ऑडियो एक लीक हुई है। तो जनरल, तो फिर इन्होंने टीवी पे आके अपने अपने आप को क्लैरिफाई किया। तो जनरल असलम बेग जोन से हैं, ये जियाउल हक साहब की डेथ के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने थे जनरल असलम बेग साहब। तो जनरल असलम बेग साहब जोन से हैं, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। गुलाम इसहाक खान इस मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए। और बीबी जोन सी हैं बेनजीर भुट्टो, वो उस वक्त कहाँ थी? वो उस वक्त जिला वतन थी। वो कहाँ थी? वो जिला वतन थी। उनको मुल्क से निकाला हुआ था भुट्टो जिया साहब ने। तो बीबी जोन सी हैं बेनजीर भुट्टो, वो पाकिस्तान जोन से हैं, वो वापस आ गई। वो क्या थी? बेनजीर भुट्टो, जिनको क्या कहा जाता है? दुख्तर मशरिक। उनको डॉटर ऑफ ईस्ट, उनकी मेरे ख्याल में किताब भी है, उसका नाम है डॉटर ऑफ ईस्ट। डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ ईस्ट, उनकी किताब का भी नाम आई थिंक यही है, दुख्तर मशरिक, डॉटर ऑफ ईस्ट, बेनजीर भुट्टो। तो जब वो वापस आई तो फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास जोन सा है इलेक्शन हुए नवंबर 1988 के अंदर। नवंबर 1988 के अंदर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए। इस मुल्क के अंदर क्या हुए? इलेक्शन हुए। इस मुल्क के अंदर क्या हुए? इलेक्शन हुए। और ये जो इलेक्शन हुए इसमें दो पार्टीज जो आमने सामने थी, एक थी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको बेनजीर भुट्टो और उनकी माँ नुसरत भुट्टो साहिबा जो हैं वो लीड कर रही थी। बेनजीर भुट्टो और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो वो लीड कर रही थी। और दूसरी साइड पे थी IJI, उसका क्या नाम था? IJI, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद। इस्लामी, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद जो सा है ये 1988 के अंदर बना था। 1988 के अंदर जो सा है ये बना था। और गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो से हैं वो इसकी सरबराही कर रहे थे। कौन इसको लीड कर रहे थे? गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो से हैं वो इसको लीड कर रहे थे। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, और यहाँ एक चीज लिख लो, मैं स्किप कर गया, कि 1985 में जब इलेक्शन हुए थे नॉन पार्टी बेस के ऊपर, उसमें नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो क्या थे? उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया था। 1985 के अंदर पहली दफा नवाज शरीफ, उस वक्त पूछा जाता है कि 1985 में पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन था? तो 1985 के अंदर पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया था? नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को 1985 में जियाउल हक साहब के दौर के अंदर क्या बनाया गया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया था। तो फिर वो नवाज शरीफ साहब और ये सारा ये क्या है? ये इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। नवाज शरीफ ने 1988 का इलेक्शन किस प्लेटफॉर्म से, किस पार्टी के तहत लड़ा था? इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के तहत जो है नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था। और उसकी क्यादत कौन कर रहे थे? गुलाम मुस्तफा जतोई। ये एक पार्टी का इत्तेहाद था, डिफरेंट, मतलब एक पार्टी ही समझ लें। तो इसके तहत जो है 1988 का नवाज शरीफ साहब ने क्या किया था? ये इलेक्शन लड़ा था। नवाज शरीफ IGI का हिस्सा थे और दूसरी साइड पे क्या थी? पीपल्स पार्टी थी। अच्छा जी, IGI बन गई, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन हो गया तो बेनजीर साहिबा जो सी हैं 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर 1988 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इन्होंने हल्फ उठा लिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। क्या मतलब? कैसे चीफ मिनिस्टर बने? 19
2 दिसंबर, सवाल कंप्लीट पूछा करो जब भी पूछना होता है। 2 दिसंबर 1988 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गई बेनजीर भुट्टो। 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली जौन सी हैं और पूरी दुनिया इस्लामिक दुनिया की पहली जौन सी हैं फीमेल और यंगेस्ट जौन सी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गई बेनजीर भुट्टो साहिबा। उन्होंने ये इलेक्शन जीता और क्या बन गई, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब 1988 में अंदर क्या है, बीबी जौन सी हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं, गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और जनरल असलम बेग जौन से हैं वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। वो क्या हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब बीबी के खिलाफ, बीबी शुरू से लोगों को और खास तौर पे कुछ लोगों को पसंद नहीं थी, तो बेनजीर के खिलाफ हमने देखा था 1989 में क्या हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया जो कि डिफीट हो गया, हार गया, और बेनजीर भुट्टो जौन सी हैं वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही। तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था बीबी के खिलाफ 1989 के अंदर, बीबी के खिलाफ, उससे पहले क्या हुआ था, 1989 के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल। मिडनाइट जैकॉल, मिडनाइट जैकॉल के बारे में पूछा जाता है कि ये ऑपरेशन किसके खिलाफ हुआ था। तो 1989 के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी, उसका एक मेजर था, एक का नाम मेजर इम्तियाज था आई थिंक, दूसरे का नाम उसको मेजर बिल्ला कहते थे। उन्होंने ये ऑपरेशन किया था, बल्कि एक का नाम मेजर इम्तियाज बिल्ला था और एक मेजर आमिर था उसका नाम, एक का क्या नाम था, मेजर आमिर, और एक था ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, नाम इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। उन्होंने ये मेजर ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल किया था जिसमें साजिश की गई थी किसकी, बीबी के खिलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, और जिसको फिर बीबी को पता लग गया और फिर इन ऑफिसर्स को निकाला गया। और ये ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके खिलाफ, कौन से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पाकिस्तान के ये हुआ था। तो ये बीबी के अगेंस्ट ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लानी थी बीबी के खिलाफ, उसके बारे में डिस्कशन और एक जोन सी चीजें हुई थी। उसके बाद जोन सा है, उस वक्त ये हुआ था कि आईबी जोन सा है वो इनके खिलाफ काम कर रही थी, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। लेकिन बेनजीर पाकिस्तान की वाहिद वो प्राइम मिनिस्टर आप कह लें जिन्होंने हमेशा, क्या होता है, आईएसआई जो आपका चीफ होता है वो एक सर्विंग कमांडर होता है, वो एक फौजी होता है, सर्विंग फौजी होता है। जैसे अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल क्या है, नदीम अंजुम है पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ, वो क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल, वो एक सर्विंग आर्मी है, वो सर्विंग आर्मी में सर्व कर रहे हैं। लेकिन बीबी ने क्या किया था, एक क्या कहते हैं, रिटायर्ड बंदा था, वो सर्व नहीं कर रहा था आर्मी के अंदर, उसका नाम था शमसुर रहमान कल्लू। उसका क्या नाम था, शमसुर रहमान कल्लू। तो शमसुर रहमान साहब को आईएसआई का चीफ लगाया गया था और वो बीबी के खास आदमी थे, और उन्होंने ही ये जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल है इसको क्या किया था, इसको नाकाम बनाया था। ठीक हो गया, इसको क्या किया गया था, नाकाम बनाया गया था। लेकिन बीबी जौन सी हैं वो बाकी लोगों के साथ उस तरह से नहीं चल सकी, और फिर क्या हुआ, फिर अगस्त 1990 के अंदर, फिर अगस्त 1990 के अंदर 58(2)B को यूज करके बीबी की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कर दिया गया, उसको डिसमिस्ड कर दिया गया। किसने डिसमिस किया, बाय गुलाम इसहाक खान। बीबी की पहली गवर्नमेंट को, जो उस वक्त सदर थे, क्योंकि 58(2)B जियाउल हक साहब ने ऐड कर दिया था, ठीक है, और वो अभी तक चलता आ रहा था। तो जियाउल हक साहब का वो जो कानून था, जो उन्होंने एक शिक ऐड की थी 58(2)B की, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको क्या किया, उसको इस्तेमाल करते हुए क्या हुआ, उसको इस्तेमाल करते हुए आपका जो सा है, जो गुलाम इसहाक खान थे, उन्होंने बीबी की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और अगर कभी पूछ लें वैसे ही कि किस बेस के ऊपर एलिगेशन क्या लगाई थी जिसकी वजह से बीबी का गवर्नमेंट को हटाया गया था, तो वो करप्शन एलिगेशन लगाई गई थी कि करप्शन इन्होंने बहुत ज्यादा की है, और जिसकी वजह से क्या किया गया, गुलाम इसहाक खान ने 58(2)B को यूज करते हुए असेंबली डिसॉल्व कर दी और बीबी की गवर्नमेंट जो सी है वो खत्म हो गई। अब बीबी की गवर्नमेंट खत्म होती है तो फिर यहाँ आप याद रखें, अगस्त जब हुकूमत खत्म होती है तो क्या होता है, इलेक्शन होने होते हैं। बीबी अदालत भी गई, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो आपके खिलाफ, जो आपकी हुकूमत को बरतरफ किया गया है वो बिल्कुल सही बरतरफ किया गया है। लेकिन यहाँ एक मसला हुआ, और वो मसला ये हुआ, बल्कि मसला तो नहीं हुआ, कि हमने आयन पढ़ा था 1973 में, मैंने आपको बताया था कि जब एक हुकूमत असेंबलीज डिसॉल्व करती है, कोई भी सदर डिसॉल्व करता है 58 आर्टिकल यूज करके, उसके बाद आइन में क्या है कि 3 मंथ के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी होता है। 90 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, तो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना जो सा है वो लाजमी होते हैं 90 डेज के अंदर। तो 90 डेज के अंदर जो इलेक्शन करवाने थे उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए होगी, उसके लिए एक कायम मुकाम गवर्नमेंट चाहिए होगी। तो सबसे पहले कायम मुकाम पाकिस्तान के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का भी कुछ अर्सा, तो 90 दिन के लिए जो पाकिस्तान के पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, उनका क्या नाम था, उनका नाम था गुलाम
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जतोई, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, ये भी जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो से हैं, इनको पाकिस्तान का पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। फर्स्ट 1990 के अंदर बने थे। 1990 के अंदर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं वो पाकिस्तान के पहले क्या बने थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं वो बन गए थे। तो अब इसके बाद क्या है, इलेक्शन होने थे। अब क्या होने थे, इलेक्शन होने थे। तो फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुए अक्टूबर के अंदर जो सा है इलेक्शन हुए, ठीक है। अगस्त में हुकूमत खत्म हुई थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हुए 1990 में। अक्टूबर 1990 के अंदर इलेक्शन हुए और वो क्या है, आईजेआई ने जीत लिए। जो इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद था वो क्या हुआ, उसने ये इलेक्शन जीत लिए। उसने क्या किया, उसने ये इलेक्शन जीता। तो जब आईजेआई ने ये इलेक्शन जीता तो उन्होंने किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नामजद किया, नवाज शरीफ। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर क्या किया, नामजद कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब जो से हैं 1990 के अंदर, जो 1990 का इंतखाब हुए थे उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो बन गए। जब नवाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इनके साथ अब प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट वही गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। गुलाम इसहाक खान जो हैं, जिन्होंने बीबी की गवर्नमेंट को 58(2)B के तहत खत्म किया है, वो अभी तक पाकिस्तान के क्या है, प्रेसिडेंट है। तो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब आ गए। तो नवाज शरीफ ने आते ही दो तीन चीजें की। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, दो तीन चीजें की। एक तो 1991 के अंदर बैतुल माल का एक्ट लेके आए। ये सवाल पूछा जाता है, 1991 के अंदर बैतुल माल जो सा है, बैतुल माल एक्ट लेके आए और इसके तहत ही 1992 के अंदर बैतुल माल का इदारा कायम किया गया। बैतुल माल का इदारा जो सा है, बैतुल माल को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। बैतुल माल का इस्टेब्लिश किया गया। वो जो सा पूरा इस्लामी दौर के अंदर जो सा है, जो चीजें थी उनको दोबारा बहाल करने की कोशिश की गई। क्यों, क्योंकि ज़ियाउल हक के साथ रहे थे और ज़ियाउल हक का जो सा है लोग इनको बेटा कहते थे और ज़ियाउल हक साहब भी कहते थे। तो उन्होंने वही चीजें करने की कोशिश की। तो सबसे पहले उन्होंने 1992 के अंदर बैतुल माल पहले एक्ट लाए 91 में, और 92 में बैतुल माल को क्या किया, स्टैब्लिश किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद यही हुआ कि नवाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट, जो गुलाम इसहाक खान थे, उनके साथ इनकी दोबारा नहीं बन सकी। तो फिर क्या हुआ, फिर 1993 के अंदर गुलाम इसहाक खान ने 58(2)B को यूज किया, दोबारा 58(2)B को यूज किया और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। डिसमिस्ड, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। तो गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के वाहिद सदर हैं जिन्होंने दो गवर्नमेंट को डिसमिस किया है 58(2)B यूज करके। पहली बीबी को 1990 के अंदर और दूसरा जो सा है 1993 के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को क्या किया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अप्रैल के अंदर 1993 अप्रैल के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को इन्होंने डिसमिस कर दिया। अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसमिस हो गई तो 1993 में तो अब यहाँ क्या होना था, फिर वही 90 दिन के लिए अब क्या आना है, 90 दिन के लिए अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, एक कायम मुकाम सेटअप आना है। तो फिर अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएगा बलख शेर मजारी। यहाँ कौन आएगा, बलख शेर मजारी। बलख शेर मजारी जो से हैं ये अप्रैल से लेकर मई तक जो सा है ये पाकिस्तान के कुछ देर तक ये, फिर जब हुकूमत खत्म हुई तो ये सेकंड केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। और ये जो अभी आपके जिनको अभी रिसेंटली हम डिस्कस भी कर रहे थे, जिनको मार भी पड़ी, जो अभी अनफॉर्चुनेट एक इवेंट हुआ पंजाब असेंबली के अंदर, दोस्त मजारी, जो कि अभी दोस्त मजारी कौन है, जो आपका पंजाब असेंबली है, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मजारी। तो वो जो दोस्त मजारी हैं वो मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो या तो इनके पोते हैं या इनके बेटे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इनके पोते हैं, जितने वो यंग हैं। तो बलख शेर मजारी के वो क्या है, पोते हैं, बेटे नहीं हो सकते लेकिन पोते हैं मेरे ख्याल में। उनकी इनके साथ कोई ना कोई रिश्तेदारी है बलख शेर मजारी के साथ, जो अभी करंट आपके इनकम्बेंट क्या है, डिप्टी स्पीकर है दोस्त मजारी। हाँ, राजनपुर सिटी से इनका ताल्लुक है। ये मजारी कबीला है। ये सारे जो है इनका ताल्लुक कहाँ से, राजनपुर वाली साइड से ताल्लुक है। राजनपुर और एक और भी साथ एरिया है, मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा। इस एरिया में सारे आपको मजारी जोन से हैं। और जैसे डीजी खान में आप चले जाएं, डीजी खान वाली साइड पे आपको खोसा और मजारी वहां भी हैं, लेकिन खोसा ट्राइब जोन सा है, लगारी, खोसा, लगारी, ये सारी जोन सी आपको डीजी खान वाली साइड पे मिलेंगे। तो इसी तरह जो मजारी हैं ये आपको क्या है, ये ज्यादातर डीजी खान में भी मिलते हैं। राजनपुर, रोजान, एक इलाका है रोजान का इलाका, रोजान मेरे जहन में नहीं आ रहा था, रोजान, ठीक है। ये भी मेरे ख्याल में वहां भी मजारी ट्राइब जोन सा ये बहुत ज्यादा लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो बलख शेर मजारी पाकिस्तान के क्या है, सेकंड ये केयर टेकर मिनिस्टर बने। लेकिन अब यहाँ क्या मसला हुआ, अब इन्होंने गवर्नमेंट को गिरा दिया। किसने गिराया, अच्छा यहाँ अब क्या होगा, यहाँ एक चीज याद रखें, 1993 के अंदर
1993 के अंदर अब्दुल वहीद काकड़, अब्दुल वहीद काकड़ जो उनसे हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके थे असलम बेग के बाद। 1993 से लेकर ये कब तक रहेंगे, ये 1996 तक अब्दुल वहीद काकड़ जो उनसे हैं ये क्या बनेंगे, ये पाकिस्तान के वो बन चुके थे, आर्मी चीफ बन चुके थे अब्दुल वहीद काकड़ साहब। लेकिन ये नहीं है कि अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो उनसे हैं यही पाकिस्तान के क्या कहते हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। इनके दरमियान में क्या हुआ था, इनके दरमियान में ये हुआ था कि एक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उनका नाम था आसिफ नवाज। उनका क्या नाम था, आसिफ नवाज। आसिफ नवाज 1991 से लेकर 93 तक ये रहे थे। और इनको क्या हुआ था, इनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा था, और ये ड्यूरिंग या हमारे मुल्क के आर्मी चीफ ही थे, जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। तो पाकिस्तान का वाहिद तो नहीं कहेंगे, वैसे जियाउल हक साहब भी क्या कहते हैं ड्यूरिंग वो आर्मी चीफ ही थे जब उनकी डेथ हुई। लेकिन आसिफ नवाज साहब भी जो हैं पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग क्या कहते हैं ड्यूरिंग सर्विस वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जब उनकी डेथ हो गई। तो 1993 में आसिफ नवाज साहब की जब डेथ हो गई तो 1993 में अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। अब्दुल वहीद काकड़ साहब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए, और इसी दौरान क्या है, अप्रैल के अंदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को करप्शन चार्जेस लगाकर डिसमिस कर दिया। तो जब करप्शन चार्जेस को लगाकर डिसमिस कर दिया और कायम मुकाम वजीर आजम के तौर पर बलख शेख मजारी आ गए और इलेक्शन का ऐलान हो गया, और इसी दौरान क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब अदालत चले गए। नवाज शरीफ साहब कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए। तो कोर्ट चले गए तो अदालत ने, जजों ने क्या किया, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बहाल कर दिया। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट क्या हो गई, इसकी गवर्नमेंट, नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, इसकी जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, बहाल हो गई। अब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब बहाल हुई तो नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो मैंने आपको कहा था कि नेशनल असेंबली के प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट जब आपने देखी होगी तो उसमें आपको नवाज शरीफ साहब 2 दफा नजर आएंगे। अप्रैल में इनकी गवर्नमेंट क्या हुई, खत्म हुई। अप्रैल में इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो मई के अंदर फिर बाद में दोबारा बहाल कर दी गई। फिर बाद में क्या हो गई, दोबारा जो उनसे अगले महीने बहाल हो गई। तो नवाज शरीफ साहब क्या है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बहाल हो गए। लेकिन अब सदर बैठा था ऊपर गुलाम इसहाक खान, उसने क्या किया, उसने कहा मैं तो इसके साथ चल नहीं सकता नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने कहा कि गुलाम इसहाक खान को डिसमिस करो। तो फिर यहाँ क्या आया, यहाँ आया काकड़ फार्मूला। यहाँ क्या आया, काकड़ फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काकड़ फार्मूला। काकड़ फार्मूला किसके दौर में आया था, सवाल पूछा जाता है। तो नवाज शरीफ के दौर के अंदर काकड़ फार्मूला आया था, और ये अब्दुल वहीद काकड़ जो आर्मी चीफ है, इनका ये फार्मूला था। और इनका फार्मूला, काकड़ फार्मूला क्या था, इनका फार्मूला ये था कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे के जाओ, गुलाम इसहाक खान आप भी घर जाओ और मुल्क के अंदर नए इलेक्शन करवाओ। काकड़ फार्मूला क्या था कि नवाज शरीफ भी इस्तीफा देंगे, नवाज शरीफ भी इस्तीफा देंगे, असेंबलियां टूट जाएंगी, और गुलाम इसहाक खान भी इस्तीफा देंगे, और मुल्क के अंदर क्या है, मुल्क के अंदर जो है वो नए इलेक्शन होंगे। और यही काकड़ फार्मूला कामयाब हुआ। और फिर क्या हुआ, काकड़ फार्मूला की कामयाबी के बाद काकड़ फार्मूला जब कामयाब हुआ तो फिर क्या हुआ, जुलाई के अंदर नवाज शरीफ भी चला गया घर। जुलाई के अंदर, जुलाई 1993 के अंदर, जुलाई 1993 के अंदर नवाज शरीफ भी घर चला गया, गुलाम इसहाक खान भी घर चला गया। और फिर दोबारा जुलाई 1993 में, जुलाई से लेकर, जुलाई, अगस्त, और ये कितना बनता है, सितंबर और अक्टूबर, हाँ, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एक और तीसरे कायम मुकाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए जिनका नाम था मोइनुद्दीन कुरैशी। मोइनुद्दीन कुरैशी। पाकिस्तान में अभी तक 2 इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक मोइनुद्दीन कुरैशी और दूसरा शौकत अजीज। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब जो से, इनको बाहर से इंपोर्ट करके स्पेशल लाया गया था पाकिस्तान, और इन्होंने कहा था कि मैं इस मुल्क के अंदर करप्शन का खात्मा करूंगा, और बड़े दावों के साथ इनको कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लाया गया था। पहले बलख शेर मजारी को लाया गया, लेकिन फिर नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत जब दोबारा असेंबलियां तहलील हुई तो फिर दोबारा 1993 के अंदर मोइनुद्दीन कुरैशी साहब को कायम मुकाम वजीर आजम के तौर पर लाया गया। तो 1993 के अंदर अगर हम देखें तो 1993 एक वाहिद साल है जिसके अंदर हमने 4 प्राइम मिनिस्टर देखने हैं। एक नवाज शरीफ देखा, एक हमने बलख शेर मजारी देखा, एक हमने मोइनुद्दीन कुरैशी को देखा, और अभी इलेक्शन होंगे तो बीबी दोबारा आएंगी। तो 1993 के अंदर पाकिस्तान ने 4 प्राइम मिनिस्टर एक ही साल के अंदर देखने हैं। ठीक हो गया। तो मोइनुद्दीन कुरैशी साहब आए, इन्होंने आके इलेक्शन करवाए, तो फिर 1993 का इलेक्शन हुआ। 1993 में क्या हुआ, 1993 के अंदर इलेक्शन हुआ और पीपल्स पार्टी, बीबी जोन्स है वॉन। बीबी ने वो इलेक्शन जोन्स है, पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीत लिया, और बीबी पाकिस्तान की सेकंड टाइम जोन्सी है विमेन प्राइम मिनिस्टर बन के वापिस आ गई। बीबी जोन्सी हैं वो सेकंड टाइम जोन्सी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या हो गया, वो वापिस आ गई।
अब बीबी जॉनसियां जब वापस आ गई, बीबी जॉनसियां वापस आई, एक सेकंड जरा रुकना। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, बीबी जॉनसी हैं, बीबी ने ये इलेक्शन जीता और बीबी वापस आ गई। अब हमने क्या देखा था, 1988 में आईजीआई बनी थी, 1988 में आईजीआई बनी थी और नवाज शरीफ ने आईजीआई के प्लेटफॉर्म से क्या किया था, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा था और प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन 1993 में क्या हुआ, 1993 में नवाज शरीफ ने अपनी जमात बनाई जिसका नाम रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कब बनी, 1993 में। इस इलेक्शन के अंदर ये जमात बनाई थी और नवाज शरीफ ने इस जमात के तहत जो है वो क्या किया था, इलेक्शन लड़ा था। तो 1993 के अंदर नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म के ऊपर से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन हार गए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी थी, पीपीपी, उसने क्या किया, वो इलेक्शन जीता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो दोबारा हुकूमत के अंदर आ गई। वो दोबारा हुकूमत में आई तो 1993 के अंदर बीबी आपकी प्राइम मिनिस्टर बनी। और उसके बाद सदर कौन बने, सदर जो से अब यहाँ आपके बने गुलाम इसहाक खान के बाद फरूक लगारी। उनका क्या नाम था, फरूक लगारी। तो फरूक लगारी अब क्या है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। 1993 के अंदर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है फरूक लगारी। तो फरूक लगारी साहब जो से हैं, जैसे अभी लगारियों की मैं बात कर रहा था, तो फरूक लगारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और बीबी जो सी हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन गई। और अब्दुल वहीद काकड़ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के क्या है, आर्मी चीफ हैं। तो अब्दुल वहीद काकड़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, लगारी साहब प्रेसिडेंट और बीबी 1993 में क्या है, वजीर आजम है। तो बीबी ने जो सा है इनके दौर के अंदर एक सवाल अभी रिसेंटली भी पूछा गया था, बीबी ने इसी दौर के अंदर एक इनिशिएटिव लिया था 1994 के अंदर, उसको कहते हैं लेडी हेल्थ वर्कर। ये जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का इनिशिएटिव है ये बीबी ने लिया था, लेडी हेल्थ वर्कर्स। ये किसने स्टार्ट किया था, ये प्रोग्राम बीबी ने 1994 के अंदर, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 1994 के अंदर ये शुरू किया था। ये क्या किया था, शुरू किया था। और दूसरी एक चीज याद रख लें, दूसरी जो सी है वो याद रख लें, 1993 से लेकर बीबी ने 1990 बीबी के दौर के अंदर ही एक और चीज आपने जो याद रखनी है, जो यूसुफ रजा गिलानी है, यूसुफ रजा गिलानी 1993 से लेकर 97 तक, यूसुफ रजा गिलानी साहब स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, अभी भी चेयर में, अभी भी सेनेटर हैं और एक इनका बहुत एक बड़ा नाम है सियासत के अंदर। तो इनके हवाले से यह सवाल पूछा जाता है कि बीबी के दौर के अंदर, या ये सिर्फ साल पूछ लिया जाता है कि व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर इन 1993 या 1994, हु वाज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, ये दो सवाल पूछे जाते हैं, एक जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, वो मैंने आपको बताया फारूक अली, और दूसरा बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो क्या थे, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली थे। वो कौन थे, नेशनल असेंबली थे। 1997 तक जो हैं ये नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो रहे। वो क्या है, नेशनल असेंबली के स्पीकर जो हैं वो रहे। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि बीबी जो हैं ये 1993 से लेकर 1996 तक पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। और 1996 के अंदर 58(2)B दोबारा यूज होता है। 58(2)B जो सा है, 58(2)B को दोबारा यूज किया जाता है। और इस दफा यूज कौन करता है, इस दफा यूज करता है फारूक लगारी। फारूक लगारी 58(2)B को यूज करके, जो कि प्रेसिडेंट होता है, बेनजीर की गवर्नमेंट को दोबारा 1996 के अंदर डिसमिस कर दिया जाता है। बेनजीर की गवर्नमेंट को 1993 में जो आई थी, उनको 1996 के अंदर क्या किया जाता है, 1996 के अंदर उनको डिसमिस कर दिया जाता है। 1996 के अंदर बीबी की गवर्नमेंट को फरूक लगारी साहब जो हैं वो क्या कर देते हैं, वो डिसमिस कर देते हैं। अब फरूक लगारी साहब ने गवर्नमेंट को डिसमिस किया और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा जो सा है वो इलेक्शन हुए। तो वो जो इलेक्शन हुए वो आपके पास इलेक्शन होते हैं फेब 1997 के अंदर, फरवरी 1997 के अंदर। लेकिन यहाँ बल्कि हाँ, इलेक्शन जब होने हैं तो अब यहाँ कौन बनेगा, मिराज खालिद। यहाँ मिराज खालिद बनेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर। यहाँ अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है, जब 1997 के इलेक्शन हो रहे हैं तो मिराज खालिद को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। क्योंकि 96 के अंदर नवंबर के अंदर जो सा है बीबी की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाता है नवंबर के अंदर। तो नवंबर के अंदर ये आ जाते हैं मिराज खालिद और फिर फेब तक ये रहते हैं। और फेब के अंदर जो से इलेक्शन होते हैं, जब फेब के अंदर इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो जीत जाते हैं। और ये पहली दफा होता है
कि नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी लेके आते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ आते हैं, 2/3 मेजोरिटी के साथ नवाज शरीफ जो हैं वो जीत जाते हैं। नवाज शरीफ वन 1997 का इलेक्शन नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी के साथ जीते हैं और उसके बाद वो मुल्क के दूसरी दफा क्या है प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो क्या है मुल्क के दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब 1997 के अंदर अब क्या है 1997 के अंदर क्या हो रहा है, 1997 के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, फरूक लगारी पाकिस्तान के क्या है प्रेसिडेंट हैं, और 1996 के अंदर क्या कहते हैं सॉरी 1990 और इस वक्त मुल्क के आर्मी चीफ कौन है, जहांगीर करामत। नवाज शरीफ के दौर के अंदर आर्मी चीफ कौन थे, जहांगीर करामत। तो जहांगीर करामत साहब जो हैं वो मुल्क के आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और प्रेसिडेंट कौन है, फरूक लगारी साहब, फरूक लगारी साहब। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन फरूक लगारी ज्यादा देर तक नहीं रहते और 1998 के अंदर नवाज शरीफ इनको हटाकर रफीक तारड़ को मुल्क का प्रेसिडेंट बना देते हैं, जिनकी अभी रिसेंटली क्या हुई है, अप्रैल के अंदर डेथ हुई, मार्च के अंदर इनकी डेथ, सॉरी प्रेसिडेंट, ये कौन है, प्रेसिडेंट, ये मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं नवाज शरीफ के दौर के अंदर। ये बड़े इंपॉर्टेंट सादा से बंदे थे, जज थे, ठीक है। और इनकी अभी रिसेंटली क्या है डेथ हुई है। और उन्हीं के आगे जो सा है क्या है, उन्हीं का आगे जो पोता है अताउल्ला तारड़, वो अभी एमपी है। तो रफीक तारड़ साहब जो है 1998 में नवाज शरीफ साहब इनको प्रेसिडेंट बना देते हैं और इनके साथ जो सा है नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी लेके आ जाते हैं। और हमने क्या देखा था कि यहाँ पर सिर्फ मैं रिपीट करूंगा ये चीजें, हमने देखा था कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। तो अभी तक 3 गवर्नमेंट्स को 58(2)B के तहत हटाया जा चुका था। तो नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, जब 2/3 मेजोरिटी होती है तो सबसे पहले वो 13वीं तरमीम लेके आते हैं और 13वीं तरमीम के अंदर नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, 58(2)B को वो खत्म करते हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। फिर वो 14th तरमीम लेके आते हैं और 14th तरमीम के अंदर क्या था, 14वीं तरमीम के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से 63A जो सा आर्टिकल वो ऐड करते हैं कि अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो उसको वन टाइम के लिए, एक दफा के लिए डी-सीट कर दिया जाएगा। और फिर वो 15वीं तरमीम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन भी बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पास नहीं हो सकती, ठीक है, वो हो नहीं सकी थी। तो 15वीं, ये 3 तरमीम नवाज शरीफ साहब लेके आए थे और तीनों में से 2 पहली बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बारे में ज्यादातर सवाल पूछा जाता है, 13th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट। अब नवाज शरीफ साहब क्या है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो इनके दौर में क्या हुआ, इनके दौर के अंदर सबसे पहले जो सा है आपका अगर हम देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने 28 मई 1988 को 28 मई 1998 को पाकिस्तान क्या हो गया, एटॉमिक पावर बन गया। पाकिस्तान क्या बन गया, एटॉमिक पावर बन गया। पाकिस्तान एटॉमिक पावर बन गया। धमाके कहाँ किए, चागी हिल में किए, ठीक है, चागी हिल में। तो चागी हिल जो सा है बलोचिस्तान के अंदर ये धमाके किए गए। ये कहाँ किए गए, बलोचिस्तान के अंदर जो सा है ये धमाके किए गए चागी के अंदर। और पाकिस्तान जो सा है 28 मई, और 28 मई को हम क्या मनाते हैं, 28 मई को हम योम तकबीर मनाते हैं। योम तकबीर मनाया जाता है पाकिस्तान की एटॉमिक पावर बनने की खुशी में, योम तकबीर। तो पाकिस्तान ये बन गया। उसके बाद इन्हीं के दौर के अंदर एक लाहौर एग्रीमेंट हुआ। इन्हीं के दौर के अंदर क्या हुआ, लाहौर एग्रीमेंट हुआ। अब लाहौर एग्रीमेंट कब हुआ, ये फेब 1999 के अंदर हुआ। 1999 के अंदर ये क्या था, इसमें यह था कि जो वाजपेयी साहब थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम था, वाजपेयी साहब कौन थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान आए थे। ये कहाँ आए थे, पाकिस्तान। और कहाँ आए थे, लाहौर आए थे। इसीलिए इसको लाहौर एग्रीमेंट कहा जाता है। ये कहाँ आए थे, लाहौर आए थे। और मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, जहां जलसा हुआ अभी कल रात, तो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर आए थे। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि क्योंकि उससे पहले इंडिया जो है पाकिस्तान को कहा करता था कि हम पाकिस्तान को तो एक मुल्क भी नहीं मानते। तो उस जगह जहां एक पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई थी, वहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का आना और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो लाहौर, इसीलिए इसे लाहौर एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान में क्या करेंगे, पाकिस्तान में जो सा है वो पाकिस्तान और इंडिया मिलकर कश्मीर के हवाले से चीजों को सेट करेगा। और ये सारी बातें हुई और ये क्या था, इसको लाहौर एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। और वाजपेयी साहब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उस वक्त कहाँ आए थे, वो पाकिस्तान आए थे। तो वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान आए तो उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं 1997 के अंदर 1998 के अंदर जो मैंने बताया क्या कहते हैं आपके जहांगीर करामत, उन्होंने एक बयान दिया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने कहा था बनानी चाहिए। जनरल जहांगीर करामत ने कहा था, जिसमें
फौजी भी बैठे हों। आज बाय द वे आज 38वां इजलास हो रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, मे बी अभी उसका अलामिया भी जारी हो गया होगा अभी, तो अभी ये इजलास जारी है, 2 बजे होना था। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रपोजल दिया गया, किसने, जनरल जहांगीर करामत ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने प्रपोजल दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बनाओ, इसमें क्या होता है, इसका हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसके अंदर सारे जो हाजिर सर्विस होते हैं, जो आपका आर्मी चीफ होता है, जो आपका क्या कहते हैं एयर चीफ होता है, आपका नेवल चीफ होता है, वो सब बैठते हैं, ISI चीफ होता है, वो बैठ के इनपुट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट मामला के ऊपर। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रपोजल दिया गया था बाय करामत, जहांगीर करामत साहब ने ये प्रपोजल दिया गया था उनके तरफ से, लेकिन नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आया और नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर करामत को डिसमिस कर दिया। जहांगीर करामत साहब से इस्तीफा ले लिया गया, जहांगीर करामत साहब घर चले गए 1998 के अंदर। और 1998 के अंदर फिर कौन आ गया, 1998 के अंदर पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ आया जिसका नाम था परवेज मुशर्रफ, जिसका क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब जो उनसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के तौर पे आ गए जहांगीर करामत के बाद। तो जहांगीर करामत साहब हट गए, जहांगीर करामत साहब क्या है, उनको हटा दिया गया। क्यों? उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रपोजल दिया था कि एक इस तरह का आईनी इदारा होना चाहिए जहां हम बैठकर आप लोगों को इनपुट दे सकें। तो जहांगीर करामत साहब के बाद जब मुशर्रफ साहब आ गए, तो मुशर्रफ साहब के साथ जो उनसे हैं काफी अच्छी नवाज शरीफ साहब की रही, लेकिन फिर नवाज शरीफ, फिर कारगिल की क्या हो गई, फिर हो गई कारगिल की जंग, फिर हो गई कारगिल की जंग, कारगिल वार। ये कब हुई? ये भी 1999 के अंदर हुई, कारगिल की जंग जो हुई, ठीक है। कारगिल की जंग कब हुई? जो कारगिल की जंग थी आपकी, ये भी 1999 के अंदर जो सी है, ये आपकी कारगिल की जंग हुई। अब कारगिल की जो जंग हुई, जब कारगिल की ये जंग हुई, तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद आर्मी के ये जुलाई, अब अप्रैल, आई थिंक अप्रैल से जुलाई तक जो सी है, ये कारगिल की जंग चलती रही आपकी 1999 के अंदर। तो कारगिल की जंग के अंदर क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के और मुशर्रफ साहब के आपस में ताल्लुकात जरा खराब हुए, क्योंकि कारगिल जंग के अंदर सिर्फ 4 जनरल थे जिनको पता था और ये जंग स्टार्ट कर दी गई। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इसका आइडिया नहीं था कि मुल्क के पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो कारगिल की पहाड़ियां थी वहां क्या चल रहा है। तो बाद में पता लगा, और इसके ऊपर बड़ी एक प्यारी सी किताब है जिसके बारे में पूछा जाता है, फ्रॉम कारगिल टू कू। ये किताब है फ्रॉम कारगिल टू कू, ठीक है। कू क्या होता है? मार्शल लॉ, COUP से क्या, ये क्या होता है? मार्शल लॉ होता है। मार्शल लॉ का दूसरा नाम क्या है? कू कहते हैं इसे, कू d'état, ठीक है, मार्शल लॉ। तो ये नसीम ज़हरा साहब जर्नलिस्ट हैं एक, उन्होंने एक किताब लिखी है, पढ़ने के काबिल है अगर आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है। तो नसीम ज़हरा साहब की ये किताब है, ये भी आपने याद रखनी है कारगिल जंग से। तो कारगिल की जंग हुई और उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ और मुशर्रफ साहब के ताल्लुकात खराब हुए। और मुशर्रफ साहब जो उनसे हैं वो श्रीलंका गए हुए थे। मुशर्रफ साहब श्रीलंका गए हुए थे। श्रीलंका में थे कौन? मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब श्रीलंका थे। जब क्या हुआ, नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुशर्रफ साहब को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर दिया। और उस वक्त ISI चीफ थे जो कि नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज थे, उनका नाम था जियाउद्दीन भट्ट। उनका क्या नाम था? जियाउद्दीन भट्ट साहब। तो जियाउद्दीन भट्ट साहब को पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया गया, कुछ देर के लिए लगे। लोग तो वैसे इनको मानते ही नहीं है, लेकिन ये भी पाकिस्तान, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, तो पाकिस्तान के कुछ देर के लिए ये आर्मी चीफ भी लगे थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑफिशियली इनको पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं माना जाता। तो जियाउद्दीन भट्ट साहब को थोड़ी देर के लिए नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। और जब मुशर्रफ साहब जो उनसे वो जहाज के अंदर अभी लैंड ही कर रहे थे, श्रीलंका से वापस आ रहे थे, तो उन्हें पता लग गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया और मुल्क के अंदर क्या हो गया, मुल्क के अंदर 12 अक्टूबर 1999 को इस मुल्क के अंदर कितना मार्शल लॉ लग गया? चौथा, 4th मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर, 4th मार्शल लॉ इस मुल्क के अंदर लगा दिया गया बाय परवेज मुशर्रफ। चौथा कू हो गया 12 अक्टूबर 1999 को। और एक चीज याद रखें, जो मार्शल लॉ लगता है हमेशा, जो पिंडी की ब्रिगेड होती है उसको कहते हैं, जो इस्लामाबाद में भी होती है, उसका जो जितने इंतजामी मामलात हैं सिक्योरिटी के वो संभालती है, उसका नाम है 111 ब्रिगेड, 111 ब्रिगेड, ठीक है। तो 111 ब्रिगेड हमेशा मार्शल लॉ लगाती है। हमेशा आर्मी की कौन सी ब्रिगेड मार्शल लॉ लगाती है? 111 ब्रिगेड। तो ये याद रखिएगा, 111 ब्रिगेड ने उस वक्त फिर आर्मी क्या कहते हैं, आर्मी चीफ के हुक्म के ऊपर थे तो ऑफिशियली जियाउद्दीन भट्ट, लेकिन मुशर्रफ साहब जो उनसे वो पहले से प्लानिंग कर चुके थे, तो जिसकी वजह से फौज हरकत में आई और मुल्क के अंदर चौथा मार्शल लॉ लग गया। PTV
प्राइम मिनिस्टर हाउस, जितनी इमारतें थी सबके ऊपर फौज ने कब्जा कर लिया और नवाज शरीफ साहब को वहां से गिरफ्तार करके अटक जेल के अंदर भेज दिया गया। नवाज शरीफ साहब को फिर क्या कर दिया गया, मुशर्रफ साहब ने यहाँ से हटाकर अटक जेल के अंदर जो है वो बंद कर दिया गया, और उसके बाद जो है इस मुल्क के अंदर चौथा मार्शल लॉ जो है उसका आगाज हो गया। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ कोई मसला मसाइल है? बस वो नहीं हुआ था ना, वो नहीं हुआ था। वो जब मार्शल लॉ लगना होता है वो फिर यही तो मसला है। एमक्यूएम जो सी है, सिंध से जमात थी एमक्यूएम, मुताहिदा अब तो उसे मुताहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं। जब बनी थी 84 के अंदर, उस वक्त उसे मुहाजिर कौमी मूवमेंट कहा जाता था। मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो अल्ताफ हुसैन है उन्होंने जो सा इसकी बुनियाद रखी थी, तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट पहले इसे कहा जाता था। जी, बैंकों की नेशनलाइजेशन 1994 के अंदर हुई थी, ओ सॉरी 1974 के अंदर हुई थी। बैंकों की नेशनलाइजेशन 1974 के अंदर हुई थी। बैंकों की नेशनलाइजेशन 1974 के अंदर, बैंक जितने थे उनको